Good afternoon. So after discussing the different concepts about the inventory valuation, after discussing the first two methods, the specific identification method, the adjusted selling price method, and discussing the comparison between the periodic and perpetual system, let us now come to the last three methods of inventory valuation, which are assumption based methods. Why assumption based? क्योंकि आप ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो जिनका इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है. जिस एक सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसकी एनआरवी आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक बेंचमार्क नहीं है. सो इन सच ऑल केसेस यू कैन नॉट फॉलो द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और फॉर दैट मैटर द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. तो वहां हम लोग अल्टरनेट के तौर पे फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अजम्पशन बेस्ड मेथड. व्हाई अजम्पशन? क्योंकि इंडिविजुअली प्रोडक्ट की कीमत नहीं पता, तो इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट पहले खरीदे गए वो पहले बिक चुके या पहले यूज हो चुके. तो हमारे पास जो यूनिट्स बचे हुए हैं वो लेटेस्ट वाले गुड्स बचे हुए हैं, और अगर वो लेटेस्ट परचेस में से गुड्स बचे हुए हैं तो इसका मतलब उसका प्राइस भी लेटेस्ट वाला होना चाहिए. दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. The another thing, another assumption कि जो गुड्स आखिरी में आ रहे हैं वो पहले जा रहे हैं. तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो कुछ भी बचा हुआ है वो सबसे पहले जो परचेज किया था उसमें से बचा हुआ है. फिजिकली क्या मूवमेंट है उसके बारे में हम लोग चिंतित नहीं है. फिजिकली कौन से गुड्स पहले जा रहे हैं, पहले आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग की चिंता नहीं है. फिजिकली कोई भी गुड्स आने दो, कोई भी जाने दो. हमारा अजम्पशन है कि जो गुड्स बाद में आए वो पहले बिक चुके या पहले प्रोडक्शन के लिए इशू हो चुके. एंड इफ दैट्स द केस, तो हमारे पास जो यूनिट्स बच रहे हैं, हमारे पास जो गुड्स बच रहे हैं, दोज ऑल गुड्स आर basically related to the ones which are being purchased or produced at the earlier stage. तीसरा कि यार ये कौन पहले आ रहा है, कौन पहले जा रहा है, इसके बारे में हमको चिंता नहीं करनी है. जो भी आ रहा है करो मिक्स, बनाओ खिचड़ी, और खिचड़ी बनाने के बाद में जो एवरेज प्राइस निकलती है ना वो सबको अप्लाई कर दो. दैट इज the average price. Averaging can be done on simple basis. मतलब जितने भी प्राइसेस थे उन सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइसेस, सिंपल एवरेज, विच इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि आप सेम प्राइस या सेम क्वांटिटी पे अलग अलग प्राइस नहीं है. हर प्राइस के लिए क्वांटिटी भी बदल रही है या नहीं. तो जब आप एवरेजिंग करते हो तो आपको सिर्फ प्राइस को नहीं देखना है, पर उस प्राइस पे आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी उसको भी ध्यान में रखना है. क्यों?
मेरा पहला लॉट प्रोड्यूस हुआ 500 यूनिट का, उसका कॉस्ट पर यूनिट था 20। मेरा दूसरा लॉट प्रोड्यूस हुआ 1500 यूनिट का, उसका कॉस्ट पर यूनिट था 19। अगर मैं सिंपल एवरेज फॉलो करता हूं तो इन दैट केस भले ही मैंने 500 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से, 1500 यूनिट 19 रुपए के हिसाब से प्रोड्यूस किए हो, तो मैं अगर सिंपल एवरेज करता हूं तो आई विल बी डूइंग 12 प्लस 19 डिवाइड बाय 2, दैट इज 19.5 रुपया इज द एवरेज प्राइस। बात खत्म, विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैं क्वांटिटी को वैल्यू नहीं दे रहा हूं, मेरे लिए सारी क्वांटिटी सेम है। पर यही अगर मैं क्वांटिटी को भी इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं तो आई विल डू वेटेड एवरेज एज व्हाट, 500 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से प्लस 19 रुपए के हिसाब से 1500 यूनिट डिवाइड बाय 2000 यूनिट। सो माय वेटेड एवरेज प्राइस कम्स टू 19 रुपीज 25 पैसे। दोनों की एवरेज प्राइस में बदलाव आ गया है नहीं, क्योंकि आपने बेस कैलकुलेशन बदल दिया। एंड ऑब्वियसली सामने देख के समझ में आता है, जहां आपने क्वांटिटी को भी वैल्यू दी, दैट इज मोर करेक्ट मेजर ऑफ वैल्यूएशन और नॉट, एंड दैट्स व्हाई वी शुड बी फॉलोइंग weighted average method of inventory valuation as compared to the simple average. Exam point of view, if they have asked for average, that means you have to assume it to be weighted average. चाहे उन्होंने स्पेसिफिकली weighted average ये वर्ड यूज किया हो या ना किया हो, averaging is always expected to be weighted average only. Is the point right? अब अगर मैं किसी भी मेथड से इन्वेंट्री वैल्यूएशन करता हूं और अगर मुझे पीरियोडिक वैल्यूएशन करना है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सिंपली यह देखना है कि कौन से दिन पे क्या रेट पे परचेसेस हुए, और जो क्वांटिटी बची हुई है मेरे पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है मेरे पास फिजिकली, उतने यूनिट्स का सिर्फ वैल्यूएशन करना है या नहीं मैंने। सो इफ आई बीन गिवन समथिंग लाइक दिस, date, particulars, quantity, rate. Let's say on 1st April 23, opening, quantity 1000, rate 20. 4th April 23, purchase 1500, 19, 8th April 23, issued for production 2000 dash. Why dash? The rate at which you have issued is dependent upon the method that you are following. Is the point right? 12th April 23, purchase 3000, 18. 14th April 23, issued 1000 dash. 18th April 23, issued 1500 dash. 24th April 23, purchase 1000, 20, and 29th April 23, issued 1000 dash. This is how I have been given the information for the month of April 2023. अगले 4 दिन की स्टोरी पहले से पता है अपने को, 3 दिन की। आज 27 है ना, हाँ 3 दिन मतलब हो गया, खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया गया। सर अच्छा है, सिर्फ 50 दिन पे एग्जाम है, टेंशन ही नहीं है। अब 50 दिन में फटाफट एग्जाम दे के फुल मजे गोवा जाएंगे सर। हाँ सच में जा रहे हैं गोवा।
पिकनिक जा रही है ना, और तुम लोग को भी अलाउड है। सर यहाँ घर वाले हमारे फास्ट ट्रैक में से बाहर नहीं निकलने दे रहे, हमारी जिंदगी स्लो ट्रैक पे चल रही है फास्ट ट्रैक के नाम पे। और आप बुआ क्यों हमारे जले पे नमक छिड़क रहे हो सर, आपको क्या पता हम हमारी जिंदगी कैसे चला रहे हैं। असो अच्छा, आज भी अगर तुमने घर पे जाके पूछ लिया सपोज गलती से कि अभी तुमने घर पे, या फिर इसका एक तरीका बताओ, तरीका ऐसा है कि अगले 8 दिन ना घर पे इतना परफॉर्मेंस दिखाओ कि हम लोग सुबह शाम बस पढ़ाई कर रहे हैं, हमको पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं समझ में आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। क्योंकि तब तक तो अनाउंसमेंट वैसे भी नहीं होने वाली है। 8 दिन तक घर वाले एकदम फ्लो में आ जाने चाहिए, यार यही है हमारे घर का चिराग, इसको सिर्फ रगड़ना रहा हुआ था, अब इसमें से अलादीन निकलेगा। सीरियसली अलादीन नहीं, जिन निकलेगा। हाँ, अलादीन तो तुम हो ना, तो नहीं सर हम तो चिराग है ना, फिक्स करो सर, हम अलादीन है, चिराग है, जिन है। घर वाले तुमको जिन समझते हैं, पर गर्मी इतनी है इसलिए पी नहीं रहे, तो जिन होता है ना कुछ, तो कुछ नहीं होता, पता नहीं सर, बंदे प्रिटेंड तो ऐसे कर रहे हैं सर, समझ तो हमको सब कुछ आ रहा है, पर आप हमारे ब्रांड के बारे में बताओ तो समझे ना। हाँ मैं बस वही चेक कर रहा था, रिलेट कौन कौन कर रहा है। वो देखो बंदा दिखा रहा है कि मेरे को खांसी होगी है, मेरे को जिन की जरूरत है। एनीवेज वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, अच्छा खांसी में जिन पीना चाहिए, मुझे तो आज तक घर वालों ने बताया ही नहीं। नहीं, हाँ अब और ज्यादा लोग खांसने लग गए यार, अच्छा मैं बात होगी, मैंने तो सिर्फ गोवा का नाम लिया था, मैं सिर्फ गोवा का नाम लिया, तुम तो पहुंच भी गए लग रहा है मेरे को। एनीवेज तो ए देशी रुकने जरा, देशी विदेशी पाउटी चपटी संतरा टैंगो चार्ली, मैडम बता रही नहीं बकवास टेस्ट होता है उसका। बकवास होता है ना टेस्ट, तेरे को ही पूछ रहा हूं मैडम, तू आखिरी बेटी है पीछे। सर मेरे को नहीं मालूम सर, मेरे को सिर्फ विदेशी टेस्ट मालूम है। सर जाने दो सर। तो खैर मैं एसएम सर को कभी बुलाऊंगा तो फिर ठीक है सर, हाँ तब बात करेंगे हम खुले दिल से। हाँ आपके सामने बताएंगे, आप अभी घर पे फोन कर दो कि ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं यहाँ पे, और फिर घर वाले भी मुझसे पूछ रहे हैं शुरुआत किसने की थी। मैं क्या, मैं तो चिराग वाले जिनकी बात कर रहा था, कुछ और ही समझ रहे थे। होशियार बच्चे हैं आपके, घर में ट्रेनिंग अच्छी दे रखी है। एनीवेज दैट इज कॉल्ड एज ब्लेम गेम, फॉरगेट अबाउट दैट। तो 8 दिन जबरदस्त पढ़ाई विद द प्रेजेंटेशन, दोनों टेस्ट एकदम ताकत से कॉपी करके लिखना है, तो मतलब मार्क्स अच्छे मिलेंगे ना। बस वो जैसे प्रेजेंट करोगे, बेटा तेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, तेरे को रिलैक्सेशन की जरूरत है, गो जाओ। एंड लोहा गर्म में मार दो हथौड़ा, बस और क्या करना है। वेल एनीवेज, एसएम सर के फेक अकाउंट कौन बनाता है यार, है ना, देखो ना इंस्टा पे वो भी अपना फोन पे या गूगल पे नंबर भेजा है। ओ माय गॉड, मेरे फ्रेंड को 20,000 की जरूरत है, प्लीज ट्रांसफर इट टू दिस फोन नंबर। ऐसा अगर
ऐसा अगर कोई मैसेज तुम्हारे पास आए इन द नेम ऑफ SM जोशी और GB जोशी, वो इंस्टा आईडी को इमीडिएटली रिपोर्ट करना। क्यों? बाकी किसी को पता हो ना हो, तुमको SM जोशी और GB जोशी बहुत अच्छी तरह से पता है। इनको किसी फ्रेंड को देने के लिए 20,000 रुपए की बाहर से लेने की आवश्यकता, मतलब ये बंदे ऐसे चलते फिरते ऐसे हाथ झटक लेना, चिल्लर के तौर पे 1,00,000-1,50,000 रुपए निकलेगा। हाँ, GB एंड SM, रोहन कृतिका। सो स्कोडा, हाँ असो, ठीक है। ए भाई रुकना, उसका EMI देना अभी तक के बाकी है। क्रेटा, हाँ ये इश्यू पर क्या है? अच्छा, इश्यू एंड परचेसेस क्या है? फिर से बताइए प्लीज। फिर से बताइए प्लीज। आप लेट ज्वाइन किए हो केशव? हैव यू ज्वाइन लेट? ओके, तो ऑप्शन है, नहीं तो बाद में पता चले फैसिलिटी थी और हमने यूज ही नहीं की। राइट? अनाउंसमेंट आ जाएगी नेक्स्ट वीक तक। हो गया? हाँ, फैसिलिटी की बात थी ना, फैसिलिटी तो थी। वेल एनीवेज, अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व व्हाट वी हैव रिटन। We have been provided the information related to the units purchased at different points. We have been provided the information related to the units issued for production or for sale at the different points. तो अगर हम ऑब्जर्व करें, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर माइनस द यूनिट्स इश्यूड इज नथिंग बट द क्लोजिंग स्टॉक और नॉट? हमारे पास बिगिनिंग में जो स्टॉक था प्लस हमने जो गुड्स खरीदे माइनस जो हमारे यूनिट्स बिक चुके या जो प्रोड्यूस हो चुके, तो जो बचे हैं दैट इज नथिंग बट अवर क्लोजिंग स्टॉक। उस ही की वैल्यूएशन करनी है हमको, है ना? अगर आप पीरियोडिक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज कर रहे हो तो कौन से यूनिट्स किस दिन पे इश्यू हुए इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कब? जब पीरियोडिक वैल्यूएशन फॉलो कर रहे हैं तब। इन दैट केस यू शुड डिसाइड ओनली और यू शुड कंसीडर ओनली द डेट्स ऑफ परचेसेस ऑफ द गुड्स। कब? जब पीरियोडिक वैल्यूएशन कर रहे हैं तब, क्योंकि तब हम स्टोर्स लेजर नहीं बनाते हैं। राइट? एग्जाम में बच्चे गलती करके आते हैं, दे कंसीडर द डेट्स ऑफ इश्यू ऑल्सो, and that's where their answers go wrong, even though it is a Chirkut question. I repeat my point. Under the periodic valuation, भाई रुको ना प्लीज, पढ़ाने दो ना हमको। हम थोड़ा पढ़ाएंगे आपको तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। थोड़ा समझा तो दे लेने दीजिए ना भाई। आप लेट ज्वाइन किए थे, आपको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केशव भाई रुकिए जरा, और बाकी जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना ऑनलाइन, तुम भी रुकिए जरा। मतलब ना हमने कुछ समझा ना तुमने कुछ समझा, चलो एक दूसरे को समझाते हैं। सर सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिफो फिफो वेटेड एवरेज गोवा, बाद में जाएंगे पास होके। और बंदे का नाम है चिलपिल।
I am following periodic inventory valuation system. I need to consider only the date of purchase of units. I need to completely ignore the dates of issue. यहां यूनिट्स इश्यूड को क्यों ध्यान में रखना है? जस्ट टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग विथ अस. So how will I calculate it? Closing inventory is equal to opening plus purchases minus issued or sold यूनिट्स. वैल्यू नहीं, ओनली यूनिट्स. ओपनिंग कितना था? 1000 यूनिट. टोटल परचेज कितना किया? 1500, 4500, 5500 बराबर. इशू कितना किया? 2, 3, 4.5, 5500. बचा कितना? सर ये तो सिंपल था, जितना परचेस किया उतना बेच दिए, जो बचा ओपनिंग स्टॉक. जितना ओपनिंग स्टॉक था उतना ही बचा, उतना ही वैल्यू खत्म. नहीं नहीं, द वैल्यू विल बी डिसाइडेड एज पर द मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन. तो बंदा दिमाग लगाता है यार, एग्जाम में अलग लेवल पे दिमाग चलता है अपना. 10 दिशा में एक साथ. सर 10 कहां? 4 ही होते हैं. 8 होते हैं, 10 होते हैं. उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम, और पाताल और आसमान. दैट्स हाउ दोज आर 10 डायरेक्शंस. हाँ बेटा, वैसे भी तुम्हारे ये क्लास में आने के बाद में बहुत चीजें पहली बार ही हुई है. नहीं, सच है ना, लोग एग्री करते हैं. बहुत सारी चीजें, कई सारे लोग जो यहां पे बैठे हैं, मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव सीन, हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉरगेट अबाउट द थिंग्स बियॉन्ड सब्जेक्ट, विद इन द सब्जेक्ट ऑल्सो दैट इज द केस. तो एक्सपीरियंस होने के बावजूद ये पहली बार ही लग रहा है अपने को. सो वेल, अब अगर आप फीफो फॉलो कर रहे हो, फीफो का मतलब क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जितने यूनिट्स पहले परचेज किए गए थे वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहले इशू हो गए. तो इसका मतलब जो बचे हुए हैं वो हमारे लेटेस्ट परचेज किए गए यूनिट्स में से बचे हैं या नहीं? इसका मतलब इस 1000 यूनिट का अगर हमें वैल्यूएशन करना है तो हमें सबसे पहले जो आखिरी में परचेस किए गए हैं उसके रेट अप्लाई करने पड़ेंगे या नहीं? मान लो ऐसी सिचुएशन होती कि यहां 800 है और यहां 3200 है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑन 24th of April हाउ मेनी यूनिट्स वी हैड परचेज्ड? 800. अब अगर मुझे फीफो फॉलो करना है तो मुझे लेटेस्ट से अर्लीस्ट रेट अप्लाई करने पड़ेंगे नहीं? फॉर फीफो द रेट्स टू बी अप्लाइड आर लेटेस्ट रेट्स टू द अर्लीस्ट रेट्स. कितने यूनिट्स का वैल्यूएशन करना है? 1000. 1000 में से 800 यूनिट तो हमारे पास 24 अप्रैल वाले हैं. इसके बावजूद और 200 यूनिट बचे हैं जिसका वैल्यूएशन करना है या नहीं? एंड फॉर दैट पर्पज under FIFO my value will be what? 800 units at the rate of 20 plus 200 units at the rate of 18. Why 18? बाकी बचे गए यूनिट्स हमारे अजम्पशन के हिसाब से इस 3200 में से बचे हैं नहीं? कब? जब हम फीफो फॉलो कर रहे थे तब. करेक्ट है?
तो अकॉर्डिंगली मेरा इन्वेंटरी का वैल्यू कितना आया, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, दैट इज 19,600. इज इट पॉइंट राइट? यहीं अगर हम लोग लीफो फॉलो कर रहे हैं, जो आखिरी में यूनिट्स आए थे वो पहले बिक चुके या वो पहले प्रोडक्शन में यूज हो चुके, तो इसका मतलब ये हुआ अंडर लीफो वी आर गोइंग टू फॉलो द रेट्स फ्रॉम अर्लीएस्ट टू लेटेस्ट और नॉट. इसका मतलब हमारे पास जो यूनिट्स बचे हुए हैं वो ओपनिंग स्टॉक में से बचे हुए हैं या नहीं? कब? जब हम लीफो फॉलो कर रहे हैं तब. ये जो मैं डायरेक्शन डाल रहा हूं ना, बाण जो छोड़े हैं दो बड़े बड़े, ये आइडेंटिफाई करने के लिए है कि कौन से वाले रेट्स अप्लाई करने हैं. फीफो के समय लेटेस्ट टू अर्लीएस्ट, लीफो के समय अर्लीएस्ट टू लेटेस्ट. सही है? पल्ले पड़ रहा है? So accordingly in this the value of inventory will be 1000 units at the rate of 20, that is 20,000 रुपया. Is the point right? कब? जब लीफो फॉलो कर रहे हैं तब. Whereas if I am following weighted average method, under weighted average what will I do? Summation of quantity into rate upon summation of quantity. यही किए थे हम यहां पे. 500 यूनिट 20 रुपया के हिसाब से, 1500 यूनिट 19 रुपया के हिसाब से, डिवाइड बाय टोटल 2000 यूनिट, तो एवरेज प्राइस पर यूनिट 19 रुपया 25 पैसा आया था. कब? जब हमने वेटेड एवरेज किया था तब. वेटेड एवरेज क्या था? क्वांटिटी इनटू रेट प्लस क्वांटिटी इनटू रेट. यही किए थे यानी हम. वही वापस से बोल रहा हूं मैं यहां पे. वेटेड एवरेज का मतलब क्या? समेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू रेट डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्वांटिटी, दिस होल मल्टीप्लाइड. क्योंकि ये जो इक्वेशन है इससे सिर्फ आपको वेटेड एवरेज प्राइस मिलेगा, बट दैट वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग is going to be your value of inventory or not? So into balance quantity. So accordingly that comes to what? Summation of quantity into rate. मतलब पहला वाला क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी 20 रुपये से 1000 इंटू 20 प्लस 1500 इंटू 19 प्लस 3200 इंटू 18. हाँ, तुमको बोले हुए नहीं समझ में आते हैं पर लिखे हुए इंग्लिश वर्ड्स सॉरी नंबर समझ में आते हैं, राइट और नॉट? प्लस 800 इंटू 20 होल डिवाइड बाय 6500. 6500 कहां से आया? ओपनिंग एज वेल एज परचेज्ड, है ना? दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 1000 यूनिट. बोलो बोलो. 18,790 80 जाना 85. समझ आया? तीनों मेथड क्लियर है? ये कब? जब हम लोग अजम्पशन बेस्ड पीरियोडिक मेथड से वैल्यूएशन कर रहे हैं तब. क्लियर है? छापो, फास्ट फॉरवर्ड में छापो, मेरे को आगे बढ़ना फटाफट. मंडे की टेस्ट में इन्वेंट्री भी है नहीं? ट्यूसडे की नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस क्या है? 2 3 4 5 ना? 2 3 4 5 ना? मतलब डिप्रिसिएशन भी है. मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अगला टॉपिक सर एग्जाम में फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ना. बेटा फॉर्मेट में ही है, ये यही फॉर्मेट है पीरियोडिक का. वो फॉर्मेट जो आप कह रहे हो ना चिलपिल, वो परपेचुअल के लिए होता है. अगर परपेचुअल सिस्टम पूछा जाए तो स्टोर्स लेजर बनाते हैं, अदरवाइज नहीं.
तुमको क्या लगता है मैं टाइम पास के लिए लिख रहा था ये सब कुछ? शिल्पेल, शिल्पेल तुम्हारा नाम क्या है? Rates to be applied. साईराज, भाई आखिरी में जे गलती से लिख दिया तूने, टी था। हाँ, सैराट। ये आईसीआई को बोल रहा है सैराट था लोबी। मतलब परचेस और इशू की डेट सेम रहेगी तो। हाँ, इफ द डेट ऑफ परचेस, ये लिखवाता हूं मैं, पर वो तो चिंता तेरे को वैसे भी परपेचुअल में होना चाहिए। तेरे ऐसे एडवांस में कैसे क्वेरी आता है? घर से पढ़ाई करके आता है ना। डन। अच्छा, आज से तुम्हारा बीसी के स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। हाँ ना, विजू भी अचानक बीच में ही लुप्त हो गए, कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चला। चलो एक बात अच्छी है कि आज से अब तुमको 3:15 के टाइम पे नींद तो नहीं आएगी। विजू भैया तो सिर्फ क्लास स्टार्ट करते समय और क्लास खत्म करते समय जगा देते हैं। ऋषभ सर के लेक्चर में उस चांस ही नहीं है। ऐसे अंदर से जो शॉक लगता है ना उसके बाद में, समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मैंने तुमको पूरे पिछले जितने भी दिन से अपन साथ में हैं, जितने बार तुमको याद दिलाया रहेगा कि अपन एक्सपीरियंस्ड हैं, ये अपने को अगले 2 दिन में पूरा रिवीजन होने वाला है कि अपन इधर क्यों बैठे हैं। सर इतना आप क्या नमक होलसेल में खरीद के आए हो हमारे झकमों पे डालने के लिए? इज मैनकाइंड फार्मा इज ओके? बेटा जूता खोल के मारेगा तेरे को मैं इस कंप्यूटर के नीचे घुस के, सीरियसली बोल रहा हूं। इज मैनकाइंड फार्मा ओके?
टिप्स मैं सिर्फ वेटर को देता हूं। ओके हाँ, तो अगले लेक्चर में सब्जेक्ट पे ध्यान देना। नहीं तो पता चले मास्टर बात कर रहे हैं और हम लोग बस सर आप बोलो सर, हम सुन रहे हैं सर, एकदम ऐसे ला 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 ला। ऋषभ सर, सर कम एसके ज्यादा लगते हैं। एसके मीन्स सलमान खान, बाप रे। परपेचुअल सिस्टम। So under perpetual system, what are we supposed to do? What are we supposed to do in this? Understand please. We have to prepare a छोटा सा स्टोर्स लेजर, पर उसमें मेरे को लाइन लगती है। ठीक है, मार ली ना, देखो आ गई। In this we have to basically keep the record of the units purchased, the units issued, and also the units remaining with us. So let's try to observe how do we prepare it. Of course, everything has to start with date. Purchase, issue, and balance. I will stop my online session immediately if your discussion doesn't stop. I know I go beyond the topic, then I come back, but I do come back. You remain in that only. Within the purchase, we need to write the quantity that we have purchased, the rate at which we purchased it, and the value of that transaction. Same ways for the quantity, for the issues also, we have to have the record of the quantity at which we have purchased it, rate, and the value thereof. Same ways we have to keep the balance of it. Then this, it all depends on the method that you are following, based on which you will decide at what rate the quantity is issued. तो अगर आप ऑब्जर्व करो, सबसे पहले 2023 अप्रैल 1 पे हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी थी कितनी? 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 विद द वैल्यू ऑफ 20,000, है ना? अप्रैल 4 को, 4 या 5 है? 4, अप्रैल 4 को हमने 2000 यूनिट खरीदे, सॉरी 1500 यूनिट खरीदे, बराबर कितने में खरीदे? 19। क्या वैल्यू बनी? 28,500. Because I am following the FIFO method, first in first out, I need to keep the closing quantities separately. क्यों अलग अलग मेंटेन करना जरूरी है? क्योंकि दोनों अलग अलग रेट पे खरीदी गई है नहीं, और इसीलिए दोनों की क्वांटिटी, उनके रेट्स
अलग अलग मेंटेन करना जरूरी है जब हम लोग परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तब। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मेरे पास बैलेंस क्वांटिटी है 1000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से विद द वैल्यू ऑफ 20,000, और क्योंकि मैंने 1500 यूनिट और खरीदे 19 रुपए के हिसाब से 28,500 इज द वैल्यू ऑफ दैट। सर इसको मर्ज करके एक साथ नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटीज अलग अलग रेट पे खरीदी गई है, इसीलिए लिखते समय भी हमें इसे अलग अलग लिखना अनिवार्य है। इज द पॉइंट राइट? इसके बाद क्या हुआ? ऑन April 8th you have issued how many units? 2000। अब अगर 2000 यूनिट इशू किए हैं, हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो 2000 में से पहले ये 1000 वाले इशू हो गए होंगे एट द रेट ऑफ 20 विद द वैल्यू ऑफ 20,000। एग्जाम में आपको ये बाण मारने की जरूरत नहीं है, ये हम हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख रहे हैं। इसके अलावा हमारे 1000 यूनिट और इशू हुए नहीं, दैट इज 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 19 विद द वैल्यू ऑफ 19,000। तो हमारे पास बैलेंस क्या बचा? 500 यूनिट 19 रुपए के हिसाब से कितना? 9,500। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम सर मर्ज किया तो क्या होगा? तुम्हारा आंसर गलत होगा, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू अप्लाई द करेक्ट रेट्स इन दैट केस, इसीलिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। मर्ज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एवरेज मेथड में कर सकते हैं, बाकी किसी मेथड में नहीं। समझे सरड़ा जी? हां बोलो। अगला डेट ऑन 12th। हाउ मच? 3,200। क्या रेट से? 18 रुपए। 18 त्रिक 54, 18 दूनी 36, 57,600। और अब हमारे पास क्लोजिंग क्वांटिटी क्या बची? 519, 9,500, 3,200। मैं बाद वाली क्वांटिटी बाद में क्यों लिख रहा हूं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। जो बाद में परचेज की गई क्वांटिटी है वो हमेशा सेकंड थर्ड उसी ऑर्डर में लिखी जाएगी। 18, 57,600। आगे क्या हुआ? ऑन 14 अप्रैल कितना यूनिट्स इशू किया? 1000। वापस हम क्या फॉलो कर रहे हैं? फीफो। तो 500 यूनिट में से 500 यूनिट इशू हो गए 19 रुपए के हिसाब से 9,500 के, और बाकी 500 यूनिट कहां से इशू हुए? आउट ऑफ 3,200 एट 18, दैट इज 9,000। बचे कितने? 2700 यूनिट 18 रुपए के हिसाब से 48,600। इज इट पॉइंट राइट? पक्का? Sir, if nothing is given to find which system, then which we should follow in that on that condition? Number 1, if the dates of purchase and dates of issue both are provided, follow perpetual. If the dates of purchase as well as date of issue are provided, follow perpetual, even though nothing is asked in the examination. And if the dates of purchase are given, dates of issue are not provided, only closing quantity is provided, you don't have an option of following perpetual, because perpetual system can be followed only and only if the dates of issue are provided. So if the dates of issue are not provided, obviously you will be following what? The periodic system of inventory valuation. Is the point right? ये खत्म कर लेता हूं, फिर ये 3 पॉइंट लिखवाने मेरे को। एक कि पीरियोडिक परपेचुअल क्या फॉलो करना है, और दूसरा सेम डेट वाली कहानी आई तो, राइट? अप्रैल 18 ही है ना? यू कैन फॉलो विच एवर यू वॉन्ट। बस
आईसीआई को समझ में आ गया कि तुमको जून में वापस क्यों बुलाना है? यही कारण है बेटा, जैसी जिसकी श्रद्धा कैन बी द कंसेप्ट व्हेन बोथ द अल्टरनेट्स आर पॉसिबल। अगर आपसे आईसीएआई को परपेचुअल मेथड फॉलो करवानी है तब जाके ही वो आपको डेट ऑफ इशू देंगे और फिर वो जानने की कोशिश करेंगे कि तुमको ये समझ में आया या नहीं। समझे? हाँ, कितने यूनिट्स इशू किए? 1500 एट 18 रुपए, 18×5 = 27,000। बचे हमारे पास 1200 यूनिट, 18 रुपए के हिसाब से 21,600। एक कैलकुलेशन मेरे को बहुत अच्छे से आते रहे, तुम लॉजिक पे ध्यान दो। लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं? क्योंकि नंबर्स एंड कैलकुलेशंस आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इन माय 6th स्टैंडर्ड। तुमको कैलकुलेटर लगता है, राइट? April 24, how many units? At 16,000। तो हमारे पास बची क्वांटिटी क्या? 1218 रुपए, 21,600, 820 रुपए, 16,000। इसके बाद अप्रैल 29 को हमने यूनिट्स इशू किए, कितने? 1000 एट 18 रुपीज, 18,000। तो हमारे पास बची क्वांटिटी कितनी? 200, 18, 3600, 820, 16,000। मतलब माई क्लोजिंग वैल्यू इज इक्वल टू 19,600। बच्चों, फीफो पीरियडिक कितना था? 19,600 मीन्स the value of inventory under FIFO periodic and FIFO perpetual will always be same। सिर्फ FIFO के केस में, LIFO और वेटेड एवरेज के केस में ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि LIFO और वेटेड एवरेज के केस में आप डेट्स ऑफ इश्यू को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते हो या नहीं? FIFO के केस में हम लोग चाहे डेट्स ऑफ इशू को कंसीडर करते हैं, फिर भी इट कम्स आउट टू बी द सेम डेट्स, एंड दैट्स व्हाई फीफो पीरियोडिक परपेचुअल हमेशा सेम रहेगा, वेयर एज लीफो पीरियोडिक परपेचुअल में फर्क पड़ सकता है, वेटेड एवरेज पीरियोडिक परपेचुअल में फर्क पड़ सकता है। इज द पॉइंट राइट? राइट डाउन इन्फरेंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। फीफो में जो पहले आया उसे पहले बाहर करना है। हां, इसीलिए तो घर के बड़े बेटे की बड़ी बेटी की शादी पहले होती है, फीफो ना। सर क्या करें, हम छोटे हैं ना, कोशिशें बहुत जारी है पर कहीं बात ही नहीं बन रही है। लिखो, नंबर 1, if method of inventory, system of inventory valuation, if system of inventory valuation is not mentioned, system of inventory valuation is not mentioned, comma, and the dates of issue are not provided, and the dates of issue are not provided, comma, follow periodic inventory system,
follow periodic inventory system. Next point. If the dates of issue are provided, if the dates of issue are provided, follow perpetual system. Next point. Under perpetual system, under perpetual system, if there is some quantity purchased, if there is some quantity purchased and some quantity issued, there is some quantity purchased and some quantity issued on the same date, on the same date, assume purchase first and then goods issued. Assume purchase first and then units issued. Next, the value of inventory, the value of inventory under FIFO periodic and FIFO perpetual, the value of inventory under FIFO periodic and FIFO perpetual remains same, remains same. Next point. Whereas under the LIFO and weighted average method, under the LIFO and weighted average method, the inventory value, the inventory value as per periodic and perpetual system, as per periodic and perpetual system may vary, may vary, V-A-R-Y, vary, may differ, simple भाषा में, may vary, may differ. Is that point right? Clear सबके लिए? अब रहा सिर्फ LIFO and weighted average perpetual or forward backward reconciliation, right? So tomorrow if it is finished, we'll immediately start with consignment.